नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम शंकधर और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। कई नई खबरें, कई नया विश्लेषण, नया नजरिया देने के लिए मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद शुभम, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं, खबरों पर विश्लेषण शुरू करूं, उससे पहले आपको एक झलक दिखवा दूं कि कौन सी वो खबरें हैं जिनको आज हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। पहली खबर दरअसल कॉपर इंपोर्ट पर जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उससे जुड़ी है कि भारत पर इसका क्या असर होगा, उद्योग पर क्या असर होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होगा, ये सब कुछ समझेंगे हम अपनी इस खबर में। दूसरी खबर, पैसा है फिर निवेश क्यों नहीं कर रही कंपनियां, ये गुत्थी सुलझानी जरूरी है। कंपनियां कर्ज मुक्त हो रही हैं, रिजर्व में पैसा पड़ा है, लेकिन नया निवेश नहीं कर रही हैं। क्या है भीतरी स्थिति अर्थव्यवस्था की, कंपनियों की, ये समझेंगे। तीसरी खबर, छोटे शहरों में मिल रही आईटी वालों को ज्यादा नौकरियां, ये ट्रेंड क्या है, इसको समझना जरूरी है। कुछ नया ट्रेंड है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है ये, इस पर पड़ताल करेंगे, अंशुमान जी से समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा। गोल्ड लोन पर आरबीआई के नए नियम, क्या नए नियम हैं, क्या असर होगा इनका बैंकों की बैलेंस शीट पर, बैंकों पर क्या चुनौतियां हैं, क्या अच्छा है, सब कुछ अलट पलट कर देख लेंगे। और इसके बाद दो सबसे अहम खबरें। पहली खबर, क्या जीएसटी में होने वाला है बड़ा उलटफेर? जी हां, कई दिन से आपने सुना होगा, कई हफ्तों से, महीनों से ये चर्चा थी कि एक न्यूट्रल रेट आएगी और उसके बाद कुछ रेट्स की स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे, बहुत कुछ चर्चा थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश के गृह मंत्री ने खुद ये कमान सौंपी है, संभाली है कि हाँ, अब जीएसटी पर कुछ करना है। तो क्या वाकई इस बार कुछ होने वाला है? क्या कुछ होगा? क्या चुनौतियां सामने हैं? किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सब कुछ जानेंगे अपनी इस खबर में। और आखिरी खबर वही कि कहां अटक गई भारत अमेरिका की ट्रेड डील। इस डील पर तमाम बातें हो गई, तमाम चर्चा हो गई। दुनिया के आधे से ज़्यादा नक्शे पर अमेरिका के नए टैरिफ लग गए, भारत पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ट्रेड डील कहां पहुंची है, कितने टैरिफ लग रहे हैं, कितने लग सकते हैं, क्या कोई मिनी डील होगी, सब बातें हो गई। अब सबसे ताजा अपडेट क्या है, ये अंशुमान जी से समझेंगे इस ट्रेड डील की खबर में। लेकिन पहली खबर कॉपर इंपोर्ट वाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपर टैरिफ की वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर योजनाओं पर असर पड़ सकता है। जी हां, अमेरिका ने कॉपर के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया और इसका असर भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर की योजनाओं पर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कॉपर का इस्तेमाल होता है और इसके लिए भारत अधिकतर इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ की वजह से उच्च गुणवत्ता के वाले कॉपर की सप्लाई चेन अगर बिगड़ती है तो भारत में इंपोर्ट पर असर होगा। ट्रंप ने अभी हाल ही में अमेरिका में कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ घोषित किया है। सर, ये ड्यूटी किस तरह भारत को प्रभावित करेगी, अगर थोड़ा सा विस्तार से समझा दें तो। शुभम, अमेरिका का कॉपर टैरिफ भारत को दोनों तरह से प्रभावित कर रहा है और ये एक अजीबोगरीब परिस्थिति है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय निर्यातक और आयातक दोनों जूझेंगे। पिछले सप्ताह हमने विस्तार से बताया था कि भारत के निर्यात में, टोटल कॉपर निर्यात में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी करीब 17% है और अब अमेरिका में जब 50% टैरिफ है तो भारत के कॉपर कंपनियों को, कॉपर एक्सपोर्टर कंपनियों को अब ज़्यादा महंगा सामान वहां बेचना पड़ेगा। और चूंकि कॉपर के टैरिफ की नोटिफिकेशन में सिर्फ रॉ कॉपर ही नहीं बल्कि वायर, पाइप, ट्यूब्स, बाकी चीज़ें भी शामिल हैं और ये सब अमेरिकी बाजार में महंगी होंगी, इनकी मांग कम होगी। अमेरिका में कोशिश है कि अमेरिका के भीतर कॉपर का उत्पादन बढ़ाया जाए। भारतीय निर्यातकों को तात्कालिक तौर पर अपने इस कॉपर को बेचने के लिए नए बाजार तलाशने होंगे। दुनिया का कॉपर बाजार अब दो हिस्सों में बंटने वाला है। एक अमेरिका का प्रीमियम बाजार जहां कॉपर महंगा बिकेगा और जहां डिमांड कम होगी, और दूसरा कॉपर का सस्ता बाजार, चूंकि पूरी दुनिया के बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स जो अमेरिका को तांबा बेचते थे उन्हें अब दुनिया के अन्य बाजारों में कॉपर बेचना पड़ेगा, जिसमें चिली काफी महत्वपूर्ण है, करीब करीब 7% हिस्सेदारी है अमेरिका के कॉपर मार्केट में। कनाडा बड़ा कॉपर एक्सपोर्टर है। ये सारा कॉपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाएगा। स्टील जैसी स्थिति बनेगी, जैसा हमने देखा कि स्टील की डंपिंग हो रही, वैसे कॉपर की कीमतों में भी गिरावट
गिरावट दिख रही थी। इसलिए कॉपर दो दिशा में मूव कर रहा है, अमेरिका के फ्यूचर्स ऊपर हैं और बाकी दुनिया के फ्यूचर्स नीचे हैं। पर भारत की दुविधा यह है कि भारत की जो निर्यात कंपनियां हैं उनके लिए तो अमेरिका का बाजार रुक रहा है, बंद हो रहा है या चोक हो रहा है, और इसका असर हमने पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों पर भी देखा। लेकिन दूसरी तरफ भारत अच्छी क्वालिटी का, हाई प्योरिटी का कॉपर इंपोर्ट करता है दुनिया के बाजारों से। वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में और हाईटेक उत्पादों में इस्तेमाल होता है। उसकी आपूर्ति पर अब असर पड़ने की संभावना है, जिस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नए निवेश आ रहे थे चिप और हाईटेक के, उन पर भी अब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाला कॉपर भारतीय बाजार में महंगा होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से पूरी दुनिया की कॉपर की सप्लाई चेन ही उलट पलट हो गई है। एक जो जिस दिशा में जा रहा था उसे उल्टी दिशा में जाना शुरू हो गया। और अभी जब तक 1 अगस्त की तारीख तक टैरिफ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते हैं, किसी को अंदाज नहीं है कि वो दुनिया में तांबा कहां से खरीदेगा और उसे किस कीमत पर मिलेगा। चलिए, दूसरी तरफ फर्टिलाइजर कंपनियों ने भारत की सऊदी अरब से सालाना 31 लाख टन डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट करने के लिए करार किया है। ये करार 5 साल के लिए हुआ है। भारतीय कंपनियां जैसे यूपीएल हो गई, क्रिप्को हो गई, कोरोमंडल हो गई और सऊदी की कंपनी माडेन के बीच ये करार हुआ है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी दौरे पर थे सऊदी के, और उस दौरे के दौरान ही ये डील जो हुई है साइन हुई है। सर, डील के ब्यौरे क्या हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये डील भी खासी इसका मौका महत्वपूर्ण है और 2-3 इसके बड़े बिंदु हैं। भारत उर्वरक की सप्लाई में चुनौती झेल रहा है, खासतौर से स्पेशलिटी के फर्टिलाइजर्स की, जो कि चीन से आती थी। हालांकि चीन पर हम बात करेंगे, चीन पर आज बड़ा घटनाक्रम है, भारत ने चीन के साथ बातचीत के रास्ते फिर खोले हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उर्वरक आपूर्ति को लेकर पूरी दुनिया के जितने उर्वरक केंद्र हैं या सप्लाई केंद्र हैं, वहां परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। खासतौर पर भारत में जो रॉ मटेरियल डीएपी के लिए आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए, वो मध्य पूर्व के देशों से आता है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें मध्य पूर्व के बड़े देश भी हैं। और उन सारे क्षेत्रों में या तो चोक पॉइंट्स पर प्रॉब्लम है या सामान लाने की दिक्कत है। प्रमुख रास्ते चाहे वो स्वेज और बाब अल मंदाब का हिस्सा हो या हुर्मुज का हो, इन पर खतरा बना हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया की जो उर्वरक सप्लाई है, जो फर्टिलाइजर सप्लाई है, उसकी सप्लाई चेन नए सिरे से संरक्षित हो रही। और भारत ने इसलिए अब सऊदी कंपनी माडेन से एक बड़ा करार किया। 3 बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है। इसमें क्रिप्को शामिल है, इसमें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है और कोरोमंडल है। इन्होंने करीब 3.1 मिलियन टन के आसपास हर साल का डीएपी इंपोर्ट या रॉ मटेरियल इंपोर्ट सऊदी अरब से किया जाएगा। ये 5 साल का करार है। इससे पहले तक जो आंकड़े हमारे सामने, पिछले साल भारत ने डीएपी फर्टिलाइजर का करीब 1.9 मिलियन टन का, 19 लाख टन का इंपोर्ट किया था 2025 में, और करीब 2024 में करीब 16 लाख टन 1.6 मिलियन टन का इंपोर्ट किया था। तो भारत ने अब अपनी निर्भरता डीएपी के इंपोर्ट के मामले में सऊदी अरब पर बढ़ा दी है, और ये काफ़ी बड़ी निर्भरता है। सऊदी अरब से वो कच्चा माल आएगा जिससे कि भारत में डीएपी बनेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश की 300 से ज़्यादा कंपनियां कर्ज मुक्त हुई हैं। साथ ही उनकी बैलेंस शीट में कैश होल्डिंग साल भर में 2 गुनी से ज़्यादा हुई है। ये दर्शाता है कि कंपनियां नया निवेश करने से कन्नी काट रही हैं। रिपोर्ट में ये पता चला कि कर्ज मुक्त होने वाली कंपनियां 303 जो थीं, उनकी बैलेंस शीट में वित्त वर्ष 2024 के दौरान करीब 21,500 करोड़ रुपए की कैश होल्डिंग थी और 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था। लेकिन अब वो कंपनियां 50,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश होल्डिंग पर बैठी हैं। सर, इन आंकड़ों की रोशनी में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों की बैलेंस शीट दोनों की भीतरी स्थिति का अनुमान लगाना हो तो आपको कैसी दिखती है? 3 बेहद महत्वपूर्ण संकेत इन आंकड़ों से निकलते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, निवेशकों के लिए और रोजगार चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसे आप 3 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, और यही आंकड़ों की अपने आप में खूबसूरती होती है कि आप इन्हें अलग अलग तरीके से कैसे समझें। पहली चीज है कि जो कंपनियां डेट फ्री हो गई हैं वो अच्छी हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं, कि उनके पास कर्ज नहीं है, इसलिए उनकी बैलेंस शीट बेहतर हुई है। और इस हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेशक हैं तो आपके लिए तो अच्छा मौका है। जो कंपनी डेट फ्री है वो कंपनी अपने संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकती है। डेट फ्री कंपनियों को आमतौर पर शेयर बाजार के निवेशकों को रिकमेंड किया जाता है और माना जाता है कि आप उनमें निवेश कर सकते हैं। पर इसका बिल्कुल दूसरा पहलू यह है कि इनके पास कैश रिजर्व्स बड़े हैं और इन्हें अब अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए, जो वो नहीं कर रही। भारत में कैपेक्स की जो समस्या पिछले
4 साल से 5 साल से चल रही है, बल्कि और उससे पहले से कोविड से चल रही है। कंपनियों के पास मुनाफे हैं, फायदे हैं, रिकॉर्ड मुनाफे हैं, बल्कि भारत में कंपनियों के मुनाफों की दर जीडीपी से ज़्यादा रही है पिछले साल तक। इसके बाद भी कंपनियां अब निवेश नहीं कर रही हैं। कर्ज से मुक्त होने के बाद उनके पास जो सरप्लस कैश रिजर्व है उसे सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग के लिए, निवेश के लिए जाना चाहिए। तो अब क्या ये कैपेक्स में बदलेगा? ये 300 कंपनियां जिनकी सूची हमें मिली है या जिनके बारे में आंकड़े हैं, ये कंपनियां निवेश करेंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे संकेत नहीं है कि कंपनियां तत्काल निवेश करने जाएं। तो ये कैश सरप्लस किसी दूसरे तरीके से दूसरे एसेट्स क्लास में निवेश होने के लिए जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि डेट फ्री होने के बाद बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बैंक अब इस समय क्रेडिट ऑफटेक की चुनौती झेल रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कई दशकों में, जब ब्याज दरें कम होने के बाद भी बाजार में कर्ज की मांग नहीं है। कॉर्पोरेट्स तो डेट बेच रहे हैं, हटा रहे हैं, रिपे कर रहे हैं, तो इसलिए नए कर्जदार बैंकों के लिए ढूंढना अब मुश्किल होगा। तो ये 3 इसके आयाम हैं। पूंजी निवेश कम है, शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है, और बैंकों के लिए नया कर्ज लेने वाले ढूंढने की चुनौती बड़ी है। आईटी की नौकरियां देने के मामले में आईटी हब बन चुके शहर और मेट्रो शहरों के मुकाबले अब छोटे शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्टाफिंग सर्विस फर्म टीम लीज के मुताबिक 2025 की पहली छमाही के दौरान आईटी नौकरियां देने के मामले में टियर 2 और टियर 3 शहरों में 50% की ग्रोथ रही है, जबकि टियर 1 शहरों की जो ग्रोथ है वो 12 से 15% ही रही है। सर, इस ट्रेंड को कैसे समझाएंगे? ये दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है और थोड़ी उत्साहवर्धक भी, हालांकि इसको भीतर से खोलकर देखना होगा। भुवनेश्वर, इंदौर, उदयपुर, वाइजाग, लखनऊ, अहमदाबाद, बड़ौदा, वारंगल जैसे शहरों में आईटी कंपनियों में नौकरियां बढ़ती दिख रही हैं। और इनमें 3-4 तरीके के काम खासतौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो जॉब यहां से निकलना शुरू हो रहे हैं छोटी कंपनियों में। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए, नेटवर्किंग से जुड़े हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड जो बेसिक सिस्टम्स हैं उनके कामकाज के लिए यहां पर लोग रखे जा रहे हैं। ये ग्रोथ बता रही है कि बड़े शहरों से आईटी सर्विसेज का बाजार अब इन छोटे शहरों में पहुंच रहा है। इसकी वजह है कि कंपनियों के लिए रियल एस्टेट की कॉस्ट ज्यादा है, एचआर की कॉस्ट बड़े, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट बड़े शहरों में ज्यादा है, और अब छोटे शहरों में या मझोले शहरों में ऐसा बुनियादी ढांचा उपलब्ध है जहां कंपनियां अपनी आईटी शॉप्स, आईटी सर्विसेज की केंद्र बना सकती हैं। ये ट्रेंड बता रहा है कि औसतन जो केपीओ हायरिंग है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की हायरिंग है, वो इन शहरों में बढ़ रही है। अगले 5-6 महीनों में अगर ये ट्रेंड स्थिर होता है तो हमें रोजगारों की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अगर ये नौकरियां अगले 6 महीने तक और बढ़ती रहती हैं, इनका रुख कायम रहता है। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर नया नियम जारी किया है। इसके तहत कृषि और एमएसएमई सेक्टर में कोलेट्रल फ्री लोन के लिए अगर कोई कर्जदार अपनी इच्छा से सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड या सिल्वर जमा कराना चाहें तो बैंक उसको सिक्योरिटी अपने पास रखने की लिए बिल्कुल पूरी तरीके से उनको अनुमति होगी। इस कदम से बैंकों को गांव में कर्ज ज़्यादा देने में, उसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ में कर्जदार को सस्ती दर पर कर्ज उठाने में भी ये कदम मददगार साबित होगा। सर, मतलब ये बात बड़ी कुछ हजम होने वाली नहीं है। अपनी स्वेच्छा से कौन सोना लेकर कोलेट्रल पर जाएगा, ये निर्देश है क्या आरबीआई का? हाँ, बिल्कुल हजम होने वाली बात है। और इस पर आज पिछले दो दिन से, लास्ट वीक जब वीकेंड में ये आरबीआई की तरफ से इस फैसले का या ये स्पष्टीकरण आया था, और उसके बाद बाजार में खासी चर्चा है कि गोल्ड लोन जो अभी तक पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन के लेवल तक थे, उन्हें आरबीआई ने अब गोल्ड के बदले लोन को एमएसएमई और एग्रीकल्चर लोन से भी जोड़ दिया है। जो आरबीआई के निर्देश हैं वो ये बता रहे हैं कि किसानों और एमएसएमई को दिया जाने वाला जो लोन है उसमें स्वेच्छा से सोना चांदी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बगैर गारंटी के तौर पर जमा किया जा सकता है। आरबीआई का तर्क यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जमीन के दस्तावेज नहीं, सोना तो सबके पास है और वो सोना लेकर जा सकते हैं और कर्ज कृषि के लिए ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ने सोच समझकर फैसला लिया है, इसीलिए सारे कॉमर्शियल बैंक्स पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर, स्मॉल फिनांस बैंक्स और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पे सब पे लागू किया गया है। मकसद ये है कि ग्रामीण इलाकों में कर्ज पहुंचे, लेकिन इसमें कई जोखिम और दबाव भी हैं जो शायद आने वाले समय में दिखाई देगा। और हमें यहां ध्यान रखना जरूरी कि गोल्ड लोन के मामले में रिजर्व बैंक लगातार पिछले 2 साल से अपने फैसले बदल भी रहा है और अपनी गलतियां सुधारता भी रहा है और ठीक भी करता रहा है।
बैंकों की बड़ी चुनौती है। पहली चीज तो ये कि बैंक्स आप सोने के बदले अगर गांव में लेंडिंग शुरू करेंगे, खासतौर से खेती के कामों के लिए, जिसका एंड यूज खेती के इस्तेमाल के लिए, सोने की शुद्धता की जांच उनकी बड़ी चुनौती होगी। जो नए नियम आए हैं उनका पालन करने की चुनौती, जो हम आगे आपको बताएंगे कि जो नए बड़े नियम गोल्ड लोन को लेकर आए हैं। लेकिन दूसरा यह है कि धोखाधड़ी रोकने की क्या तकनीक है बैंकों के पास, और तीसरा ये कि भारत में गोल्ड लोन में डिफॉल्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और अचानक बढ़ते हैं। तो किसान अगर अपना सोना अपनी खेती के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, मजदूरों को पैसा देने के लिए, पानी और सिंचाई का पैसा देने के लिए देगा और फसल डूबती है, खराब होती है, तो ये सोना फंसेगा और बाद में नीलामी में जाएगा। तो ये फैसला आरबीआई का थोड़ा विवादित है और सोने को, गोल्ड को एग्रीकल्चर लोन और एमएसएमई लोन के मुख्य धारा में लाने के क्या असर होंगे, नतीजा तब जब आएगा तभी हमें समझ में आएगा कि फैसला किस तरह से लागू हुआ। सर, दूसरी बात ये कि चुनौतियां आपको क्या लगती हैं कि और गोल्ड लोन बाजार पर ये किस तरह असर करेगा? तो शुभ, गोल्ड लोन बाजार भारत में 2025 का आंकड़ा मैं देख रहा हूं करीब करीब 103% बढ़ के 2.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर यह सारा का सारा बाजार दरअसल कस्बों में और शहरों में केंद्रित था, जहां लोग खपत के लिए खर्च के लिए गोल्ड लोन देते थे, गोल्ड जमा करते थे और नकदी लेते थे। अप्रैल 2025 में करीब 2.3 लाख करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले साल 1.2 लाख करोड़ था, लगभग डबल से ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, सोने की कीमत बढ़ी है तो औसत लोन की साइज भी बढ़ गई है। करीब करीब 1 लाख से ऊपर का औसत लोन हो गया है एक टिकट साइज जिसको हम कहते हैं, पहले करीब 60 से 70 हजार रुपए का था। तो बाजार अभी तक पूरी तरह कंज्यूमर लोन मार्केट पर निर्भर था, जहां पर कंजम्पशन के लोन थे और उन्हीं को आरबीआई ने ठीक करने की कोशिश की थी। अब अगर वही सारे नियम शुभम ग्रामीण इलाकों में लागू होते हैं और हम मान लें कि इस सदेक्षा को मान लें, सर आरबीआई की इस अच्छी योजना को मान लें कि वो ग्रामीण इलाकों में ये चाहता है कि जिनके पास कागज और दस्तावेज नहीं वो गोल्ड लेकर लोन लेने जाएं, तो आरबीआई के अपने नियम ही उन्हें लोन नहीं लेने देंगे। वो नियमों को आप समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जो नए नियम अभी आरबीआई ने लागू किए हैं, जिसमें लोन टू वैल्यू रेशियो है, उसमें 85% के आसपास का लोन टू वैल्यू कर दिया गया छोटे लोन के लिए, और बड़े लोन के लिए 85% है। नियमों में ब्याज को भी एलटीवी में शामिल कर दिया गया है, यानी जितना आप इंटरेस्ट रेट लेंगे वो भी लोन टू वैल्यू रेशियो में शामिल होगा। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो ब्याज की गणना पहले कर ली जाएगी और लोन की साइज कम हो जाएगी। दूसरी चीज है कि पूरा मूलधन चुकाने और ब्याज चुकाने के बाद ही सोने को दोबारा गिरवी रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो नए आरबीआई के नियम आए हैं गोल्ड लोन को लेकर 2 महीने पहले, उसमें केवल सोने की कीमत पर ही लोन नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि जो उधार देने वाला व्यक्ति है उसकी इनकम क्या है, क्या वो ये लोन चुका सकता है कि नहीं चुका सकता। इन दुविधाओं के बीच ग्रामीण इलाकों में डिफॉल्ट का भी खतरा है, धोखाधड़ी का भी खतरा है और नीलामी बढ़ने का भी खतरा है। तो हालांकि कोशिश तो है, लेकिन इन सारे नियमों के तहत बैंक ग्रामीण इलाकों में गोल्ड के बदले खेती के लिए लोन कैसे दे पाएंगे, ये देखना होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सुधार की जिम्मेदारी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली है। टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 3 करने के लिए अब अमित शाह राज्यों के साथ बातचीत करेंगे। अभी तक ये जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास थी। अब चर्चा ये है कि 12% टैक्स स्लैब को खत्म करने के लिए राज्यों को मनाने में गृह मंत्री अमित शाह को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस स्लैब के हटने से टैक्स कलेक्शन में कमी की आशंका है। सर, क्या आपको लगता है कि ठीक है, जिम्मेदारी मिली है, एक पुराना अनुभव भी हमारा है गुजरात चुनाव के टाइम का कि अमित शाह जी को तब भी कमान मिली थी और जीएसटी पर काफ़ी कुछ हुआ था। क्या आपको लगता है इस बार कौन सी बड़ी उलझनें हैं राज्यों को मनाने में? गुजरात चुनाव का संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले उस वाले गुजरात चुनाव से ठीक पहले जीएसटी लागू हुआ था और फिर तत्काल गुजरात चुनाव आया था और सरकार ने बहुत सारे जीएसटी के प्रावधान रोल बैक किए थे, वापस किए थे, रियायतें शुरू हुई थी और वहीं से रियायतों की शुरुआत हुई थी। पर यह थोड़ा दिलचस्प सा मूव है और थोड़ा राजनीतिक रूप से भी इसकी कई सारी व्याख्याएं हैं जो राजनीतिक हलकों में दिल्ली में की जा रही हैं। अभी तक जीएसटी में राज्य सरकारों के साथ बात करने की पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की थी, जो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से, जिसमें बाकी राज्यों के सदस्य हैं, के मंत्री सदस्य, उनके आधार पर बात होती। पर अब गृह मंत्री सामने आए हैं सहमति बनाने के लिए, और सहमति बनाने के लिए गृह मंत्री को आगे करने की वजह यह है कि मामला कुछ ज्यादा उलझ गया है जीएसटी काउंसिल के भीतर। आप सोचिए, पिछले कई महीने हो गए, 6 महीने के आसपास का समय हो गया, जीएसटी काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि जीएसटी के एजेंडे में किसी भी एक चीज पर सहमति नहीं बन पा रही है, चाहे वो बीमा पर जीएसटी कम करना हो या बाकी चीजों पर। सबसे ज्यादा उलझे हुए मामले कौन से हैं?
सरकार पिछले साल से, इस साल नहीं पिछले साल से लगातार, पिछले बजट से मतलब 2024 के बजट से लगातार ये बात कह रही है कि जीएसटी के दरों का सरलीकरण चाहिए। क्योंकि जीएसटी को 8 साल हो गए, कई तरीके की समस्याएं जीएसटी के भीतर आई हैं, फ्रॉड बढ़े, धोखाधड़ी बढ़ी, कई दरों के कारण जटिलताएं बढ़ी, जीएसटी के आने से लागत या महंगाई कम नहीं हुई। तो इसमें सुधार चाहिए, जिसको जीएसटी 2.0 रिफॉर्म कहा जा रहा है। पहला तो ये कि 12% के स्लैब को हटाकर जो भी सामान या सेवाएं हैं उन्हें 5 या 18% के स्लैब में ले आना, ताकि 3 स्लैब हों और एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आ जाए। इस पर शुभम राज्य सरकारें बिल्कुल उखड़ी हुई हैं, उनके बीच में और केंद्र के बीच में कहीं कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है जीएसटी काउंसिल में, और यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं हो पा रही। केंद्र और राज्यों को करीब 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस होगा इस रिस्ट्रक्चरिंग से, इसलिए राज्य सहमत नहीं है। राज्य इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो उनको जीएसटी लाते समय 5 साल के नुकसान की गारंटी दी थी वो पूरी हो चुकी, अब वो बीमा भी खत्म हो गया। अब राज्य सरकारों को जो नुकसान हो रहा है वो उन्हें खुद उठाना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि वस्तुओं को अलग अलग स्लैब में रखने से मुकदमे और विवाद बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश यह है कि एक समान स्लैब आ जाए, बल्कि जीएसटी तो सिंगल वन नेशन वन टैक्स था जो कभी नहीं हो पाया। कम से कम अगर 5 नहीं तो 3 या 2 स्लैब हो जाएं, जिससे कि वर्गीकरण सही हो और नुकसान ना हो सके। दूसरी चीज ये कि जो विवाद जिस पर राज्यों के साथ है वो ये है कि जो नए नियम आए हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, ई वे बिल के उनसे धोखाधड़ी रोकने की तो कोशिश की गई, लेकिन हर राज्य सरकार इस बात से परेशान है कि छोटे व्यापारी जीएसटी की व्यवस्था से बुरी तरह त्रस्त हैं। तकनीकी जटिलता बुरी तरह बढ़ी है, सरल नहीं है, इसे सहज और आसान टैक्स कहा गया था जो बिल्कुल उसका उल्टा साबित हुआ है। इसलिए भी राज्य सरकारों का उत्साह थोड़ा सा जीएसटी के को लेके उलझा हुआ है। तो ये जो मुद्दे हैं ये थोड़े ज्यादा जटिल, इसमें बीमा का मामला भी शामिल कर लीजिए। बीमा पर जीएसटी कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल की एक कमेटी ही अपनी सिफारिशें दे चुकी, उसको भी नहीं माना गया है। तो ये वो मुद्दे हैं जो शायद ऐसा लगता है कि अब अमित शाह की मेज पर पहुंचेंगे और वो राज्य सरकारों से इस पर बातचीत शुरू करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, कहां सहमति बन सकती है आसानी से, और इस बार जो ये नई मुहिम शुरू हुई है, ये नई कोशिश शुरू हुई है, ये परवान चढ़ेगी? आसान नहीं है क्योंकि अब जीएसटी को 8 साल हो गए, हर राज्य सरकार के अपने अनुभव में बहुत सारे और भी आंकड़े हैं। जीएसटी के 8 साल के आंकड़ों में दिखाई दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर लेड स्टेट्स हैं उनको फायदा हो रहा है जीएसटी में, उनके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, लेकिन बाकी राज्यों का रेवेन्यू कलेक्शन टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। राज्य चूंकि पूरी तरह जीएसटी पर निर्भर है, उनकी अधिकांश आय जीएसटी से आती है और इनकम घटने का डर है। दूसरी चीज है कि पिछले 7-8 साल में 2-3 फैसले जीएसटी में ऐसे हुए जिसमें राज्य सहमत नहीं है, जैसे कि सेस लगाए जाने का फैसला, राज्य सरकारें कह रही हैं कि सेस को बंद किया जाना चाहिए या उसका शेयर उनको दिया जाना चाहिए। तो अब मामला थोड़ा उलझा हुआ है। दूसरा ये कि विपक्ष और सत्ताधारी राज्यों के बीच में एक बैलेंस भी है, जीएसटी काउंसिल में राजनीति भी है, उसे भी संभालना, गृह मंत्री को संभालना होगा। स्लैब कम करने के लिए जो नुकसान होने वाला है, अगर उसको ठीक करने का कोई फार्मूला लाया जाता है जो वित्त मंत्रालय के पास अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा फार्मूला देने का मतलब है कि वित्त मंत्रालय को अपने राजस्व की कुर्बानी करनी पड़ेगी, वो ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो राज्यों को सहमत करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पेट्रोलियम, पावर, रियल एस्टेट, इन चीज़ों को तो लाने की बात अभी एजेंडे से बहुत पीछे है। तात्कालिक तौर पर तो यही है कि स्लैब्स की एक बार रिस्ट्रक्चरिंग पर राज्यों को सहमत कर लिया जाए, लेकिन इस बार मतलब ये गुत्थी थोड़ा ज़्यादा पेचीदा और उलझी, और ये जीएसटी गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी परीक्षा लेगा इस बार। अमेरिका की तरफ से अपने कई महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स पर भारी टैरिफ के बाद अब टैरिफ को लेकर दुनिया भर में नए सिरे से रणनीति बनना शुरू हो गई है। अमेरिका ने जापान, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, कनाडा समेत तमाम देशों पर भारी टैरिफ घोषित किया है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन भारत सहित एशिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार डील पर ध्यान बढ़ा दिया है। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ घोषित किया है। इधर भारत ने भी चीन के साथ बातचीत को बढ़ा दिया है। 2020 के बाद गलवान तनाव के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार चीन यात्रा पर गए हैं। तो इस समय अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया में कारोबारी रिश्ते के रास्ते या तमाम तरीके की कोशिशें चल रही हैं, तमाम तरीके से एक दूसरे को घेरने की कोशिशें चल रही हैं। तो सर, पहला सवाल उन्हीं कोशिशों पर कि ट्रंप को दरअसल काउंटर करने के लिए किस तरीके की तैयारियां पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं?
कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे महत्वपूर्ण डील है वो ईयू के साथ उलझी हुई है। ईयू के सांसदों ने पिछले सप्ताह ये कहा कि ईयू के नियमों में उनके पास ये अधिकार है कि वो रिटेलिटरी टैरिफ लगा सकें और उसे लगाए जाने चाहिए। हालांकि ईयू की चेयरमैन उर्सुला वॉन लेन ने यह कहा कि हम एक समझौते की सहमति की बात कर रहे हैं, पर मामला ठंडा है, काफी गर्मजोशी नहीं है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 30% टैरिफ का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा है कि डील्स तो हो नहीं पाई, 1-2 डील हुई, जबकि उनको 200 डील करनी थी, तो अब उन्होंने एक बेसिक टैरिफ सबके लिए अलग अलग तरीके से तय कर दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि रिटेलिटरी टैरिफ आएंगे या फिर अभी ये डील्स थोड़े लंबे समय तक खींचेंगी, और इसलिए एक पैरेलल पेशबंदी सी शुरू हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में मल्टीलेटरल सिस्टम का एक समान दरों का प्रतिस्पर्धा, बराबर की प्रतिस्पर्धा का वो सारा सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से ध्वस्त हो गया। एक ही भूगोल में 3 देशों पर एक ही जैसे उत्पादों के लिए अलग अलग टैरिफ लगाए गए हैं, जैसा कि कभी उम्मीद नहीं की गई थी। WTO की व्यवस्था के बाद तो ये सारी चीजें बदल गई थी। तो इसलिए अब 3 बड़ी मुहिम शुरू हो रही है। पहली मुहिम यह है कि ईयू अब अमेरिका को छोड़कर एशिया के बाकी देशों के साथ समझौते और संधि करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत और ईयू की डील पर तो चर्चाएं चल ही रही थी, और कुछ अन्य देशों के साथ है। यूके वियतनाम के साथ एक डील पर बात कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना ने आसियान के साथ अपनी जो डील है उसका एक नया संस्करण, जिसको 3.0 वर्जन कहा जा रहा है, उसे लाने का फैसला किया है। चाइना के विदेश मंत्री ने कल ही यह बात कही कि इसे अक्टूबर-नवंबर में जारी किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का निशाना एशिया की सप्लाई चेन है, और उस एशिया की सप्लाई चेन में एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक बड़ा ढांचा तैयार हुआ है एक दूसरे पर निर्भरता का, जिसमें आसियान केंद्र में है। अब जबकि वियतनाम के साथ संधि के बाद ट्रांसशिपमेंट टैक्स आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो चाइना और आसियान देशों की कोशिश है कि इससे बचने का क्या रास्ता निकाला जाए। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस 3.0 चाइना आसियान डील पर है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं वो तो जारी हैं। सर, अब दूसरा भारत की तरफ से जो ये यात्रा है जो एस जयशंकर जी इस समय कर रहे हैं चीन की, इस यात्रा को कैसे समझा जाए? यह बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये पिछले भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद और पूरी ट्रेड वार डिप्लोमेसी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हमें लंबे समय बाद, गलवान की घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री औपचारिक रूप से चीन से बात करने गए। कुछ संदर्भ समझना जरूरी, कुछ तथ्य समझना जरूरी है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते अब काफी ठंडे हैं, बल्कि तनाव है, और दोनों देशों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही है कई सारे मुद्दों पर। अब विशेषज्ञों ने भी सरकार के भीतर कहना शुरू कर दिया है कि भारत को ट्रेड डील में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब दुनिया के बाकी देश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत कुछ ऐसा मांग रहा है जो भारत देने को तैयार नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी सूरत में चीन की तरफ भारत की कोशिश, बातचीत की कोशिश शुरू हुई है। तात्कालिक तौर पर भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर है। भारतीय कंपनियों को, ऑटोमोबाइल कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं मिल रहे हैं चीन से। यूरोप को तो मिलने लगे, अमेरिका से तो डील हो गई, भारत का उत्पादन ठप है। तो माना जा रहा है कि परोक्ष रूप से इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि रेयर अर्थ मैग्नेट आना शुरू करें, नहीं तो ऑटो कंपनियों के उत्पादन रुकने की संभावना है। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का भी इशू पेंडिंग है जो हमें चीन से आता था। तो अभी ये स्पष्ट नहीं कि भारत और चीन के बीच जितना तनाव रहा है पिछले दिनों में, उसके बाद व्यापार रिश्ते सामान्य करने की भी कुछ कोशिश होगी। लेकिन जयशंकर का जो बयान था कि भारत और चाइना के रिश्तों के बीच कंटिन्यूड नॉर्मलाइजेशन की कोशिश है, रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश है। अब ये देखना होगा आने वाले समय में, जब ये बातचीत से वो वापस लौटते हैं और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, कि क्या भारत जो अमेरिका से निराश है, अमेरिका की और ट्रंप की शर्तों से निराश है, वो चीन की तरफ किसी तरह के ट्रेड सहमति या दोस्ती के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुनिया में अब बहुत सारे ऐसे देश जो अलग अलग तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से प्रभावित हैं, वो अलग अलग व्यापार रिश्तों की तरफ देख रहे हैं। तो ये यात्रा बेहद उत्सुकता के साथ देखी जा रही है। इसके अपने कूटनीतिक संदर्भ, सीमा संबंधी विवाद के संदर्भ तो हैं, पर वो लंबे मामले हैं। अभी इस समय तात्कालिक तौर पर भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, और वो थोड़ा अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रही। तो क्या चीन के साथ रिश्ते सामान्य होंगे, चीन से कुछ आयात सस्ता होगा, कुछ नई चीजें शुरू होंगी, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। इसलिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। सर, ट्रेड डील अगर आप कहें तो वो कहाँ आपको एग्जैक्ट लगता है फंसी हुई है? यहाँ पर क्या अपडेट है, कब तक होने की उम्मीद है?
प्रमुख मुद्दे शुभम सुलझ नहीं पा रहे हैं। जितनी मेरी भी बात लोगों से हो रही जो ट्रेड डील में शामिल है, जिनसे बात हो रही, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को, शायद भारत अकेला देश है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इतने तरीके से ट्रेड डील को पर इतने बाहरी टैरिफ लगा दिए हैं कि भारत के लिए किस किस चीज पे वो नेगोशिएट करे। जैसे आप टैरिफ को लें, 20% टैरिफ आया वियतनाम के लिए, अगर भारत को 20% भी टैरिफ लगा दिया जाए तो 10% ब्रिक्स के टैरिफ का क्या होगा, 50% कॉपर के टैरिफ का क्या होगा, कल फार्मास्यूटिकल पर अगर 50% टैरिफ आता तो उसका क्या होगा। ये सारे टैरिफ भारत के 20% टैरिफ से अलग होंगे। ये किसी को पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ कैसे लागू करेंगे। इसके अलावा रूस पर सैंक्शंस लगाने की तैयारी हो रही, पिछले हफ्ते ने बताया था, जिस सैंक्शंस का बिल अगले महीने पास हो जाएगा। उसके बाद अगर रूस से भारत तेल मंगाता तो उसे 500% तो खैर बड़ी बात है, लेकिन अगर 150% या 60% या 100% का भी टैरिफ लगाया जाता तो भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ आएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें उलझी हुई हैं जिनमें भारत और अमेरिका के बीच संधि पर सहमति का मसौदा नहीं बन पा रहा है इन फैसलों के कारण। इसके अलावा जो भीतरी मुद्दे पहले से पेंडिंग है कि अमेरिका भारत को अपने कृषि उत्पाद बेचना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले। संकेत थे कि थाईलैंड अपने बाजार को उदार कर रहा है। एशिया की कुछ अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के लिए कुछ ज्यादा उदारता दिखा रही, उसी उदारता की अपेक्षा डोनाल्ड ट्रंप भारत से भी कर रहे हैं। इसलिए बात कुछ बनती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही। हालांकि यह चर्चा रोज दिन में एक बार आती है कि बस मिनी डील हुआ चाहती है, अभी होने वाली है 24 घंटे में, 48 घंटे में, 2 दिन में, पर वो मिनी डील होती कहीं नहीं दिखती। ऐसा कोई संकेत दोनों पक्षों से नहीं आ रहा है। यूरोपियन यूनियन नेचुरल गैस की ज़रूरत के लिए रूस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। यूरोपियन यूनियन ने 2027 तक रूस से एलएनजी इंपोर्ट पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 2022 से यूरोपियन यूनियन रूस से गैस खरीद लगातार घटा रहा है और अब खरीद के लिए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सर, क्या प्रस्ताव है यूरोप का और कितनी निर्भरता अभी बची है फिलहाल? रूस और यूरोप के गैस रिश्ते लगभग खत्म होने वाले हैं और हाल में पिछले 3 दिनों में यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर रूस ने जो हमले किए हैं उसके बाद तो आक्रामकता और ज़्यादा है और यूरोपियन यूनियन रूस को आर्थिक रूप से जो सजा देना चाहता है नए प्रतिबंधों की तरह, उस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जून में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2026 से रूस के साथ यूरोप का कोई भी देश अपने किसी तरीके के अनुबंध नहीं करेगा और एक कानूनी तौर पर ईयू के लिए बाध्य होगा क्योंकि इसे ईयू के देश अब कोई समझौता नहीं कर सकेंगे। 2027 के अंत तक सारा आयात यूरोपियन कमीशन रूस से नेचुरल गैस का बंद कर देगा। यह कहा गया था कि 1 मार्च 2026 तक सभी यूरोपीय देशों को रूसी गैस तेल पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपने प्रस्ताव रखने होंगे और वो प्रस्ताव तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी से रूस की गैस पर निर्भरता में बड़ी कमी आएगी। हालांकि अब डिपेंडेंस केवल 18% 19% थी, जो कि युद्ध से पहले, जब 2022 का युद्ध था उससे पहले 45% के आसपास थी। पाइपलाइन की गैस कम हुई है, लेकिन एलएनजी का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, जो कि समुद्री रास्तों से कंटेनर के जरिए आता है। ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश थोड़े निर्भर हैं, लेकिन उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल यूरोपियन यूनियन अपने नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। रूस से गैस का रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है। तो सर, फिर विकल्प क्या होंगे और इसका कीमतों पर कैसे असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? अमेरिका, कतर, नाइजीरिया, ये 3 बड़े विकल्प हैं जहां से गैस रूस को पहुंचना शुरू हो रही है, एलएनजी टैंकर्स के जरिए भी और कुछ पाइपलाइंस के जरिए। नॉर्वे सबसे बड़ा सप्लायर हो गया है, जो करीब 1/3 गैस दे रहा है। अल्जीरिया, अजरबैजान और नॉर्थ सी में जो यूके, नीदरलैंड, डेनमार्क का हिस्सा है, वहां से भी गैस मिलना शुरू हो गई है। कीमतें 2024 में बढ़ी थी, हमने देखा था। टीटीएफ जो डच टीटीएफ है उसकी कीमतों में हमने बढ़ोतरी देखी थी, लेकिन 2025 में कमी आई है। अब पिछले 2-3 दिनों में गैस के मार्केट में तेज उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। हालांकि यूरोप की गैस कम होने से रूस की आय टूटी है, लेकिन जब तक ये पूरा 18-19% गैस की आपूर्ति जो यूरोप की रूस पर निर्भर है वो नहीं हो जाती, तब तक बाजार में, गैस की कीमतों के बाजार में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बिटकॉइन ईटीएफ की मांग बढ़ने की वजह से बिटकॉइन की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। सोमवार को बिटकॉइन का भाव $1.11 लाख की रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया। भारतीय करेंसी रुपए में बात करें तो एक बिटकॉइन अब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। सर, क्या है इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह?
भारत में तो 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन हो गया। अगर आप भारत के हिसाब से देखें, $1,22,000 के आसपास की कीमत हो गई बिटकॉइन में। और पूरे क्रिप्टो बाजार में एक्सप्लोजन हुआ। 5 बड़े कारण हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिस वजह से बिटकॉइन में तेजी आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आंकड़ा एक बताना चाहता हूं। जो स्पॉट बिटकॉइन ETF है उनमें बड़ा निवेश आया है इंस्टीट्यूशंस का। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बिटकॉइन के नियमों में बदलाव हुआ है उससे बिटकॉइन के ETF में रिकॉर्ड डेली इनफ्लो दिखाई दिए। करीब करीब $1.8 बिलियन के सिंगल डे इनफ्लो में बिटकॉइन में दिखाई दे रहे हैं। और नेट इनफ्लो इस साल में अब तक करीब $14.4 बिलियन का बिटकॉइन में हो चुका। और ये जब इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, ब्लैक रॉक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की एसेट के तौर पर बिटकॉइन की अब स्वीकार्यता तैयार हो चुकी है। दूसरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्रिप्टो को लेकर कई सारे नियमों में बदलाव किया गया। स्टेबल कॉइन का नियम आ रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स की ETF की इजाजत दे दी, यानी बिटकॉइन अब वित्तीय व्यवस्था की मुख्य धारा में आ गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कंपनियों ने अपनी ट्रेजरी रखना शुरू कर दी है बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स में। खासतौर पर हमने जो विस्तार से अर्थम किया था, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया था कि दुनिया में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां अपनी ट्रेजरी में अब अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को रख रही हैं और इसलिए बिटकॉइन की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भी कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। दुनिया के तमाम देश बिटकॉइन के रिजर्व्स बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट बैंकों को इजाजत दे रहे हैं। तो ये चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियां हैं जिसने बिटकॉइन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ाई और वो अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो ये था आज का बोनस पॉइंट। कल फिर मुलाकात होगी नए शो के साथ, नई खबरें, नए विश्लेषण, नए नजरिए के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। नमस्कार।